एक बार पुनः आप सभी का मोदी कर की सपनों और संभावनाओं भरी दुनिया में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जिंदगी चलने का नाम है। जब तक हम चलते रहते हैं तब तक सब कुछ बहुत आसान लगता है। लेकिन जिस दिन हमारा चलना फिरना रुकने लगता है, जिस दिन हमारा चलना फिरना अ, मुश्किल होने लगता है, उस दिन से ऐसा लगने लगता है कि अब शायद बुढ़ापा आ गया है। पहले के समय में ये मान के चला जाता था कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल से ऊपर है। ओके रंजीत जी। हमें मान के चलते थे कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल से ऊपर है तो अगर उसके घुटनों में दर्द हो रहा है या उसका चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो लगता था कि नहीं, एजिंग का फैक्टर है और एज की वजह से ऐसा हो रहा है। और अब तो 70 75 80 आते आते धीरे धीरे घुटने अपना काम कम करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो 40 साल का व्यक्ति भी मेरे पास आता है और मुझसे कहता है सर मेरे घुटनों में दर्द है। आज की तारीख में अगर बात करें तो 35 साल की महिला कहती है कि रणवीर सर सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत होती है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आज की तारीख में बहुत कम उम्र के बच्चे आते हैं और वो कहते हैं सर कमर में दर्द है। बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि 30 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मेरी कमर में दर्द है। बहुत सरप्राइजिंग लगता है जब कोई 35 साल की महिला कहती है कि सर सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत सरप्राइजिंग लगता है जब कोई 50 वर्ष की महिला कहती है कि सुबह उठते हैं, उठने के बाद में जोड़ों में जकड़न रहती है, अकड़न रहती है, 10 15 20 मिनट तो चला ही नहीं जाता। 15 20 मिनट के बाद जब थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ी बॉडी गर्म हो जाती है, फिर अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। डोंट यू थिंक इट्स सरप्राइजिंग? आपको नहीं लगता ये सरप्राइजिंग है? बिल्कुल सरप्राइजिंग है, लेकिन ये है। और अगर है तो हमें इसको स्वीकारना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि आपके जितने भी वेट बियरिंग ज्वाइंट्स हैं, जिन ज्वाइंट्स पे वजन पड़ता है, उन ज्वाइंट्स में जब सूजन आने लगती है और उन ज्वाइंट्स में जब दर्द होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थ मतलब होता है ज्वाइंट, राइटिस मतलब आइटिस मतलब होता है सूजन। आर्थराइटिस मतलब हो गया कि ज्वाइंट्स में स्वेलिंग, ज्वाइंट्स में इंफ्लेमेशन। तो आइए आज हम समझेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस को, पूरा कंप्लीट समझेंगे। पूरा कंप्लीट समझने का मतलब है कि हम डेफिनेशन भी समझेंगे, हम कॉजेज भी समझेंगे, हम सिम्टम्स भी समझेंगे, हम सप्लीमेंट्स भी समझेंगे, हम यहाँ पर होम रेमेडीज भी समझेंगे, हम नेचुरल रेमेडीज भी समझेंगे, और साथ ही साथ में हम समझेंगे कि आयुर्वेद के माध्यम से क्या किया जा सकता है। तो पूरा जो आज का सेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बेस्ड रहेगा। आपने इस सेशन को अगर अच्छे से अंत तक देखा, सुना, समझा तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और इतना जरूर सीख के जाएंगे कि किसी के घुटनों का दर्द तो आप कम कर सकें, किसी के घुटनों का दर्द जरूर कम कर सकें, किसी को एक बेहतर जीवन दे सकें, किसी को बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रेजेंटेशन, जो कि बेस्ड है ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर। चल, एक मिनट, थोड़ा सा मैं, आवाज आ रही है मेरी? रेनू गुलियानी, बताओ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? बलजीत, आवाज आ रही है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र, सब कुछ ठीक ठाक? तो शुरू करें, परमिशन है आपकी? चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस? ये हर घर की समस्या है, इसलिए थोड़ा सा अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। आर्थराइटिस, व्हाट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, ये सबसे कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस का। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। अब आप पूछेंगे रणवीर सर अगर ये मोस्ट कॉमन है तो इसका मतलब इसकी तरह की और भी आर्थराइटिस होती होंगी? हाँ जी साहब, बहुत तरह की आर्थराइटिस होती हैं। 100 से ऊपर तरह की आर्थराइटिस होती हैं। लेकिन जनरली जितनी आर्थराइटिस को हम जानते हैं उनको समझ लीजिए, चार पांच तो हम बता देंगे आपको भी। जैसे कि
सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो कौन सी है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि किसी भी व्यक्ति के वेट बियरिंग जॉइंट्स में जब सूजन आ जाए और वहां की कार्टिलेज घिसने लगे तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरी कौन सी आर्थराइटिस हो गई? र्यूमाटाइड आर्थराइटिस, जिसको हम आम वात के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना आम वात, सुना होगा आप लोगों ने आम वात। आम वात सुना होगा। आम मतलब मैंगो नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। आम मतलब मैंगो नहीं, आम मतलब आपके आंतों में वो टॉक्सिन्स जो खाने के माध्यम से बॉडी में जाते हैं और उनको पच के शरीर के अंदर न्यूट्रिशन देना था और वेस्ट बन के शरीर से बाहर निकल जाना था। लेकिन वो खाना जो आंतों में सड़ गया, ना तो वो न्यूट्रिशन बन के बॉडी में गया और ना वेस्ट बन के शरीर से बाहर निकल पाया। तो वो सड़ा हुआ भोजन जो ना तो न्यूट्रिशन बन पाया ना ही वेस्ट बन पाया, उसको हम बोलते हैं आम। उसको बोलते हैं आम। आम मतलब सड़ा हुआ वो भोजन जो ना तो शरीर एब्जॉर्ब कर पाया और ना वंदना जी वो शरीर से बाहर निकल पाया। वो जो चिपका रहता है आपकी आंतों में, वो जो ब्लड के साथ में एब्जॉर्ब हो जाता है आपके आपके आपकी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं आम। और चूंकि इस आम को कौन लेके जा रहा है? वायु लेके जा रही है। वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाके अधिष्ठापित हो जाता है, बैठ जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आम वात। आम बात। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? र्यूमाटाइड आर्थराइटिस। तो पहली आर्थराइटिस तो हो गई ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसकी हम आज बात करेंगे। दूसरी आर्थराइटिस है र्यूमाटाइड आर्थराइटिस, जिसके मैंने बताया आपको आम बात। और तीसरी हो गई गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस यानी कि यूरिक एसिड, जिसे गठिया बोलते हो आप लोग, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। इसी तरह से एक और होती है सोराइटिक आर्थराइटिस, जिसमें सोराइसिस पहले होता है और सोराइसिस होने के बाद में धीरे धीरे ज्वाइंट्स भी खराब होने लगते हैं और हम बोलते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। इस तरह से 100 तरह की आर्थराइटिस है, लेकिन मुख्यतः कौन कौन सी आती हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमाटाइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। तीन मुख्य आर्थराइटिस होती हैं, जिसमें से आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की। ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। तो आज आपने क्या समझा कि भैया आर्थराइटिस तो 100 तरह की होती है, लेकिन तीन मुख्य होती हैं। पहली ऑस्टियो आर्थराइटिस, दूसरी र्यूमाटाइड आर्थराइटिस और तीसरी गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस सबसे कॉमन कौन सी है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, ए डीजनरेटिव। अब यहां से शुरू होता है कहानी। ए डी जेनेरेटिव, ए डीजेनेरेटिव, ए डीजेनेरेटिव ज्वाइंट डिसऑर्डर इन विच ज्वाइंट डिसऑर्डर in which a degenerative joint disorder in which the cartilage wears down gradually, wears down gradually। क्या मतलब हुआ भैया इस बात का? आइए इसको समझते हैं ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए क्या मतलब हुआ इसका। इस, इसका मतलब हुआ, यहां पहुंचे हम, यहां पहुंचे और फिर हम पहुंचे यहां पर। ओके, स्क्रीन दिख रही वीरेंद्र? स्क्रीन आ गई, बहुत बढ़िया। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन को कैसे देखना है आप जरा देखो ध्यान से। स्क्रीन में क्या दिख रहा है? स्क्रीन में आपको दिख रहा है, एक तो दिख रहा है हेल्दी ज्वाइंट, गीतांजलि पटनायक। एक दिख रहा है आपको हेल्दी ज्वाइंट, और दूसरा कौन सा दिख रहा है? दूसरा दिख रहा है ऑस्टियो आर्थराइटिस का ज्वाइंट। ऑस्टियो आर्थराइटिस का ज्वाइंट। ये जो हेल्दी ज्वाइंट है, इसमें आप देख रहे हैं ये हड्डी है ऊपर वाली, ऊपर वाली हड्डी है, और ये नीचे वाली हड्डी है। ठीक है साहब, ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी है। फीमर और टीबिया दो हड्डी है। जिस तरह से नारियल को कभी देखा है आपने? कोकोनट, कोकोनट को जब ब्रेक करते हैं तो अंदर से व्हाइट व्हाइट दिखाई पड़ता है ना आपको, व्हाइट दिखाई पड़ता है। उसी तरह से आपकी दोनों हड्डियों पे व्हाइट रंग का ये कार्टिलेज चिपका होता है। दोनों हड्डियों पे ये व्हाइट रंग का कार्टिलेज ये चिपका होता है, नीचे वाली हड्डी में भी, ऊपर वाली हड्डी में भी, फीमर में भी और टीबिया में भी। ठीक है जी साहब।
अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़नी शुरू होती है, जैसे जैसे हम 30, 35, 40, 45, 50 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये कार्टिलेज क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है। देख रहे हैं आप यहां पर, दूसरी तरफ देखो जहां ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा हुआ है, ये जो कार्टिलेज यहाँ हेल्दी है, दूसरी तरफ कैसा हो रहा है, ये चिटक रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है। और ब्रेक डाउन हो रहा है तो कहीं कहीं से कार्टिलेज क्या हो रहा है, ये उखड़ रहा है, कहीं कहीं से कार्टिलेज उखड़ रहा है। और आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये जो देख रहे हैं गद्दी देख रहे हैं आप यहां पर, ये कुशन देख रहे हैं आप, ये कुशन क्या हो रहे हैं, ये कुशन भी दब रहे हैं, है ना मैम? ये कुशन दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये कुशन दब रहे हैं। तो कुशन क्या हो रहे हैं, पिचक रहे हैं। जैसे आपके घर में जो पिलो है, वो जब वंदना जी पुरानी हो गई तो कैसी हो जाती, पिचक जाती है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, दोनों ज्वाइंट्स के बीच में जो ऊपर की हड्डी, फीमर के ऊपर ये लगा हुआ है कार्टिलेज, ये चिटक रहा है, उखड़ रहा है। और नीचे टिबिया में आपको दिखाई पड़ रहा है ये कुशन जो लगा था, यहां देखिए कितना अच्छा मजबूत है, और यहां देखिए पिचक गया, ये पिचक गया। अब आपको क्या होगा, अब जब आप चलोगे तो ये हड्डियां एक दूसरे से टकराएंगी, और जब हड्डियां एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या सीन बनेगा, क्या सीन बनेगा, आइए समझते हैं, समझिए। कुछ सीन इस तरह का बनेगा, ये कुछ सीन बनेगा इस तरह का, ये देख रहे हैं आप। क्लियर हो रहा है काजल जी, काजल पटेल, क्लियर हो रहा है? ये देख रहे हैं आप, ये स्थिति। तो जितने भी आपको थोड़ा सा लहरा के बल खा के चलते हुए नजर आते हैं, जो थोड़ा सा आपको लगता है कि एक पैर पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, एक पैर पे कम जोर दे रहे हैं, उनकी सबके घुटनों की स्थिति ये है, उनके सबके घुटनों की स्थिति ये है, यानी कि कार्टिलेज खिस गया है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस। दिस इज ऑस्टियो आर्थराइटिस। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो हमारे जॉइंट्स के कार्टिलेज है वो धीरे धीरे घिसने शुरू होते हैं, ना सिर्फ घिसते हैं बल्कि उखड़ने लगते हैं। साथ ही साथ में जो कुशन है, वो कुशन भी पिचकने लगता है, यानी कि वो दबने लगता है। और वो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपके जॉइंट्स के बीच का क्या बढ़ गया है, गैप बढ़ गया है। कुलदीप कहता है ना डॉक्टर, आपके जॉइंट्स में गैप आ गया है। और गैप आ गया है तो क्या करना पड़ेगा आप, अब गैप आ गया है तो अब आपको 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका घुटना बदला जाएगा। महजबीन मंसूरी कहते हैं ना घुटना बदला जाएगा, तो डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है हमें। कहते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि 2.5 लाख रुपए की चोट आपको लगने वाली है। और ये घुटना कितने दिन चलेगा, अब मान लो कोई 35 साल का है, मान लो कोई 35 साल का है, और उसको डॉक्टर ने कह दिया मैडम आपको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रही है, आपको तो घुटना बदलवाना पड़ेगा। अब 35 साल की उम्र में उसने 2.5 लाख रुपए लगाए और दोनों घुटने बदलवाए, दोनों घुटने बदलवाने का खर्चा लगभग 5 लाख रुपए आ जाएगा उसका। तो कितने दिन चलेगा, पूरी जिंदगी चलेगा ना? 15 साल बाद दोबारा फिर से बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने जो घुटने दिए हैं ये तो पूरी जिंदगी साथ देंगे आपका, लेकिन जो डॉक्टर घुटने लगाएगा वो पूरी जिंदगी के लिए नहीं है। उनकी एक मियाद है, उनका एक समय सीमा है, वो 15 साल से ज्यादा नहीं चलेंगे। 15 साल में आपको दोबारा फिर से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जितना दहेज लेके नहीं है उससे ज्यादा तो डॉक्टर ले गया। मालूम पड़ा 2 बार हस्बैंड ने घुटने बदलवा दिए तो 30 लाख 10 लाख रुपए बेचारे घुटने में ही चले गए। सकीना मैम, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तो घुटने में ही चले गए। ठीक है जी, तो इन घुटनों को कैसे बचाया जाए आज हम आपको ये सिखाएंगे पूरी तरह से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। चलो आगे बढ़ते हैं। एज द कार्टिलेज ब्रेक्स डाउन, एज द कार्टिलेज, एज द कार्टिलेज ब्रेक्स डाउन, जैसे जैसे कार्टिलेज टूटनी शुरू होती है, बोन्स स्टार्ट्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या होगा, हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगती, बोन्स स्टार्ट्स रबिंग ईच अदर, हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। और जब एक दूसरे से हड्डियां टकराती हैं तो क्या होता है, कॉजिंग पेन। जब हड्डियां एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, दर्द होगा नहीं होगा, बिल्कुल दर्द होगा। कॉजिंग पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग।
पेन कॉज करेंगी, स्वेलिंग कॉज करेंगे, जकड़न कॉज करेंगे। सुबह सुबह उठने के बाद में आपको अपने घुटने कैसे लगेंगे? जकड़े हुए लगेंगे। एंड रिड्यूस्ड मूवमेंट्स इन द अफेक्टेड ज्वाइंट्स, एंड पूरे घुटने मुड़ेंगे नहीं। रिड्यूस्ड मूवमेंट इन द अफेक्टेड ज्वाइंट्स, यानी कि ज्वाइंट्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। वो पूरी तरह से फोल्ड नहीं हो पाएंगे पूरी तरह से। जैसे आलती पालती मार के आप बैठे हो ना, बहुत से लोग, वो बैठ नहीं पाएगा व्यक्ति जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ osteoarthritis, a degenerative joint disorder in which the cartilage wears down gradually। पहली चीज, जैसे जैसे कार्टिलेज ब्रेक होगा, हड्डियां एक दूसरे से टकराएंगी। जब टकराएंगी तो सूजन बढ़ेगी, सूजन बढ़ेगी तो दर्द बढ़ेगा, और साथ साथ में जकड़न बढ़ेगी, और आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। कौन कौन से ज्वाइंट्स कॉमनली इफेक्ट होते हैं? कौन कौन से ज्वाइंट कॉमनली इफेक्टेड होते हैं? कॉमनली अफेक्टेड ज्वाइंट्स कौन कौन से होंगे? कॉमनली अफेक्टेड ज्वाइंट्स कौन कौन से होंगे? नंबर एक, सबसे पहले क्या खराब होता है? घुटना। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगर मेरी क्लिनिक पे 50 पेशेंट आए हैं तो 50 में से 40 पेशेंट कौन से होंगे? घुटने के होंगे। घुटने के होंगे। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाएगा। दूसरा, हिप्स। हिप्स ज्वाइंट्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। जो आपके कूल्हे के जोड़ हैं, वहां पर अगर दर्द है, और वहां पर अगर गुल्ले, जो गुल्ला है जिसको हम हिप जॉइंट बोलते हैं, अगर वो घिसने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप्स। तीसरा, आपकी हैंड्स और फिंगर्स, यहां भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। हैंड्स एंड फिंगर्स बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन ये मिलता है। आपकी अगर रिस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम हो सकता है। और नंबर फोर्थ, स्पाइन एंड नेक। स्पाइन यानी कि क्या हो गया? स्पाइन मतलब कि लोअर बैक। लोअर बैक एंड नेक, ये क्या हो गया? ये भी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस की श्रेणी में आ गया। यानी कुल मिला के ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ घुटनों का दर्द नहीं है। अगर आपके कूल्हे के जोड़ में दर्द है, अगर आपके हिप्स के ज्वाइंट में पेन है, तो वो भी क्या होगी? वो भी इसी श्रेणी में गिनी जाएगी। अगर आपकी उंगलियों में दर्द है, हैंड्स होगा, हैंड्स। अगर आपकी उंगलियों में या हाथ की कलाइयों में दर्द हो रहा है, तो वो भी इसी में कंसीडर किया जाएगा। और इसके साथ साथ में अगर आपकी कमर में और गर्दन में दर्द है, तो वो भी इसी में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, चलो। किसको ज्यादा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन ऑकर इन बोथ मैन एंड फीमेल। ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक मिनट भैया, एक मिनट सुना। तो अभी, हाँ, क्या बात कर रहे थे तो? ऑस्टियोआर्थराइटिस किसको किसको हो सकता है? चलिए समझते हैं पहले तो। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन occur in man and woman both। ऑस्टियोआर्थराइटिस पुरुष और महिला दोनों को सामान्य रूप से हो सकता है। हो सकता है, लेकिन बट मोर कॉमन इन बट मोर कॉमन इन वुमेन्स। बट मोर कॉमन इन वुमेन्स। ठीक है, दोनों में हो सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमन किस में रहता है?
महिलाओं में ज्यादा कॉमन होता है। क्यों ज्यादा कॉमन होता है महिलाओं में? एनीबडी बताइए भाई, बताइए आशा, आशा कलवानी मैम, क्यों ज्यादा कॉमन होता है महिलाओं में? बोलिए। बताते बताते एक एक करके पूछते पूछते पूछते, देखिए आप लोगों को इन्वॉल्व रखेंगे। हाँ आशा जी बताइए। सर क्योंकि कैल्शियम कम होता जाता है बॉडी से, इसीलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैल्शियम चूंकि बॉडी से कम होता जाता है, और जब कैल्शियम लगातार आपकी बॉडी से कम होता जाएगा तो आपकी हड्डियां कमजोर होती चली जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा और भी एक कारण होता है, सकीना आप बताओ। कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, हड्डियां कमजोर होंगी तो होगा। सर सकीना जी आप बताइए। लेडीज को हाँ बताओ। सर लेडीज को एक डिलीवरी के बाद बहुत कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो मीन्स आफ्टर प्रेगनेंसी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है, सहमत हूं मैं आपके बात से। मेनोपॉज के बाद में तो फिर इसलिए हो जाता है कि कैल्शियम बहुत तेजी से कम होने लगता है, इसलिए मेनोपॉज के बाद तो होता ही होता है ना, बहुत तेजी से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक और रीजन होता है, ये जो आपका कार्टिलेज है ना, ये बनता किस चीज से है पता है आपको? ये कार्टिलेज बेसिकली बनता किससे है? प्रोटीन से। हाँ, अभी मैं कॉजेज बता रहा हूं, प्रोटीन से बनता है। और फीमेल्स के संग में सबसे बड़ी समस्या है कि दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर डाइट। अपनी डाइट के अगेंस्ट में ये लोग कंसर्न नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में इनकी बॉडी में नहीं पहुंचता है। और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में ना पहुंचने के कारण क्या होता है कि वो जो कार्टिलेज है वो बहुत स्पीड से घिसना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस है, जो जो स्मूथ रखता है आपके ज्वाइंट्स को, वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भी अपने आप में एक प्रोटीन है। जो जिसे बोलते हैं ना ग्रीस सर कम हो गई है, सर ग्रीस कम हो गई, सर डॉक्टर ने कहा इनकी ग्रीस सूख गई है। वो जो ग्रीस है बेसिकली, वो ग्रीस क्या है? ग्रीस भी तो प्रोटीन ही है। और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में कम होता है। फीमेल्स जो है जनरली अपने खाने पीने का ध्यान ना रखती हैं, वो साड़ी और गाड़ी में ज्यादा फंसी रहती हैं। इस चक्कर में क्या होता है, प्रोटीन नहीं लेती पर्याप्त मात्रा में, तो प्रोटीन कम लोगे तो ग्रीस क्या होती, सूख जाती है, जल्दी जल्दी सूख जाती है। तो इसलिए अभी और भी बहुत सारे कारण है, मैं लिखवाने जा रहा हूं आप लोगों को। तो कॉजेस में क्या क्या आएगा, कॉजेस में क्या क्या आएगा, चलिए आइए बात करते हैं। कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप स्लोली ओवर टाइम। ऑस्टियोआर्थराइटिस को ए लिखेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप्स स्लोली, डेवलप्स स्लोली ओवर टाइम, धीरे धीरे समय के साथ साथ में ये डेवलप होती है। बट सेवरल फैक्टर्स कैन एक्सेलरेट कार्टिलेज डैमेज। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, बट सेवरल फैक्टर्स, कोई पूछेगा ना मुझे ही क्यों हुआ, बट सेवरल फैक्टर्स कैन एक्सेलरेट, कैन एक्सेलरेट कार्टिलेज डैमेज। क्योंकि बहुत से लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्यों हो जाता है, हमें ही क्यों हुआ, उनको तो नहीं हुआ, उनकी उम्र तो हमसे ज्यादा है, वो तो अच्छे से चल पा रहे हैं, हम तो नहीं चल पा रहे, ऐसा क्यों है? तो आइए समझते हैं। सबसे पहला तो ये काहे का रोग है, ये डीजेनरेटिव रोग है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है एजिंग। एजिंग यानी कि उम्र के साथ में नेचुरल तरीके से धीरे धीरे आपके कार्टिलेज अपने आप डैमेज होंगे ही होंगे। कोई ये नहीं कह सकता वीरेन कि मेरी उम्र 90 साल है और मेरे अभी भी कार्टिलेज वैसे ही हैं जैसे कि 18 साल के लड़के के हैं। कोई नहीं कह सकता ये बात। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि अगर उम्र बढ़ेगी सुधाकर भाई तो क्या होगा, कार्टिलेज डैमेज होंगे ही होंगे। ये भगवान का नेचुरल प्रोसेस है। कितने भी अच्छा प्रोटीन खा लो, कितना भी ग्लूकोसामाइन खा लो, कितना भी कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ले लो, कितना भी एमएसएम ले लो, कितनी भी अच्छी हड्डियां होंगी, लेकिन अगर आप 90 साल के हो तो कार्टिलेज डैमेज होगा ही होगा। तो एजिंग इज द मेजर रीजन। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है, वो है एजिंग। आपको ज्ञान होगा तो आप दूसरों से अच्छे से बात कर पाओगे। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। अब मैं बताता हूं, जो लोग बुढ़े भी नहीं है, जवान है,
वो क्यों परेशान है? दूसरा रीजन है ज्वाइंट इंजरी। कभी किसी तरह की कोई चोट लगी है, किसी तरह का कोई फ्रैक्चर हुआ है, किसी तरह की कोई लिगामेंट इंजरी हुई है, और उस समय आपको महसूस नहीं हुआ, आप खेलते खेलते गिर पड़े थे, चोट लगी थी, 2-3 दिन सूजन रही, आपने अट्टी पट्टी बांधी, थोड़ा सा सही हो गए और आपको लगा जिंदगी चल निकली। लेकिन काजल जी, जब आप पहुंचे 50 की उम्र में, तब पता चला हो 27 साल की उम्र में एक बार गिरे थे, ये वो वाली चोट है। कब पता चलेगी 27 वाली चोट? 57 की उम्र में। कब पता चलेगी 27 वाली चोट? 47 की उम्र में। उस समय तो उठ के खड़े हो गए थे, स्कूटी से गिरे थे, उठ के खड़े हो गए आराम से, थोड़ा सा स्वेलिंग वेलिंग आ गई, सिकाई उकाई कर ली, पट्टी वट्टी बांध ली, एक दो ब्रूफेन खा ली, सही हो गए। कब पता चलेगी? 47 के बाद। कब पता चलेगी? 57 के बाद। और तब याद आएगा, एक बार स्कूटी से गिरे थे, बड़ी चोट लगी थी उस समय, बड़ी चोट लगी थी उस समय। लिगामेंट इंजरी हो जाती है। जैसे आप दौड़ धूप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पैर एकदम से मिचकुल गया, मिचकुल यानी कि एकदम से मुड़ गया, तो क्या होगा? आइए समझाते हैं। देखो, यहाँ पर दिखाया है मैंने फोटो में, लिगामेंट इंजरी हो जाती है। एक मिनट, ये देखो दिखाई पड़ा भैया? ये देख लो, ये ज्वाइंट्स के अंदर देखो, ये कार्टिलेज तो डैमेज हो ही गए हैं, ये देखिए कार्टिलेज उखड़ गए हैं, हल्का सा खून सा निकल रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये रस्सी जो बंधी हुई है, ये रस्सी जो उसने ऊपर की हड्डी को नीचे की हड्डी से जोड़ के रखा हुआ है, ये देखो यहां दिखाई पड़ रही है हेल्दी वाले में। ये रस्सी कई बार टूट जाती है, पैर मुड़ जाता है ना अचानक से, एकदम से, एकदम से ऐसा लगता है पैर मुड़ गया सर, एकदम से मार्केट में थे, पता नहीं सर क्या हुआ, अचानक से पैर मुड़ा और फिर सर गिर गए सर हम। फिर बड़ी मुश्किल से लोग लाद लूद के घर लेके आए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा लिगामेंट खराब हो गया, तुम्हारा लिगामेंट ब्रेक हो गया, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये लिगामेंट इंजरी की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कई बार हो जाती है, कई बार आपको, है ना? ये देख रहे हैं लिगामेंट, समझ में आ रहा है काजल जी आपको? ये लिगामेंट्स डैमेज हो रहे हैं यहाँ पर, इसकी वजह से समस्या आ जाती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना मैम? सुधाकर सर, क्लियर हो रहा है? वंदना जी, क्लियर हो रहा है? ये देख रहे हैं ना दूसरी वाली पिक्चर में आप, ये लिगामेंट्स ये टूट जाते हैं कई बार, इसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है, तीसरा रीजन है ओबेसिटी। तो पहला रीजन उम्र बढ़ी, दूसरा रीजन चोट लगी, तीसरा रीजन खाते पीते घर के हैं भाई हम, खाते पीते घर के हैं। तो खाते पीते घर के हो तो कुछ तो मिलेगा ना, प्रसाद। तो खाते पीते घर के हो तो प्रसाद स्वरूप आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलेगी। जो दूसरे को 70 साल में होगी, वो आपको 40 साल में हो जाएगी। जो दूसरे को 70 साल में होगी, वो आपको 40 साल में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 40 साल में? आपका 1 किलो एक्स्ट्रा वेट आपके घुटनों पे 4 किलो एक्स्ट्रा वेट डालता है। आपका जो 1 किलो एक्स्ट्रा वेट है सुधीर जी, वो आपके घुटनों पे 4 किलो एक्स्ट्रा वेट डालता है सकीना मैम। तो आपका कितना वेट ज्यादा है? मान लो 5 किलो वेट ज्यादा है आपका, तो इसका मतलब आपके घुटने क्या कर रहे हैं? 20 किलो ज्यादा वेट लेके चल रहे हैं। जैसे कि, जैसे कि एक ट्रक है और उस ट्रक पे हम 16 टन सामान जो है उस पे रख सकते हैं। अब मान लो 16 टन की जगह हमने 32 टन सामान रख दिया ट्रक पे, तो टायर जल्दी घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? भव्या, बताओ बेटा, जल्दी घिसेंगे ना टायर? अगर ज्यादा माल रखोगे किसी भी गाड़ी पे, उसके टायर जल्दी घिसेंगे। तो इसी तरह से आपका अगर वजन है, इतना वेट है जितने में आपके घुटने आराम से चल सके, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस वेट को दुगना कर लिया, तिगुना कर लिया, तो आपके ज्वाइंट्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ज्वाइंट्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो रही मेरी बात, समझ में आ रही है? तो वजन को आपको कंट्रोल करना। चौथा कारण क्या है? कुछ लोग बड़ा परेशान रहते हैं, कुछ लोग बड़ा परेशान रहते हैं, कहते हैं रणवीर सर, ना तो मेरी उम्र है, ना तो मेरी उम्र है, ना मैं कहीं गिरा, ना मैं कहीं पड़ा, ना मुझे कहीं चोट लगी, और ना मैं मोटा हूं, फिर भी मेरे घुटनों में दर्द है, फिर भी मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है। अब बताओ वंदना जी, क्या करें हम? इसकी क्या समस्या है? ना तो ये मोटा है,
ना ये कहीं गिरा पड़ा, ना ये बुढ़ा है, और फिर भी रो रहा है। इसको क्या समस्या है? इसकी समस्या ये है कि इसकी मम्मी को या इसके पापा को, दो में से किसी एक को, हाँ जी बिल्कुल सही बात, फैमिली गिफ्ट मिली हुई है सुधाकर जी, बिल्कुल सही बात है। विरासत में इसको जो बंगला मिला है, उस बंगले में एक ऑस्टियोआर्थराइटिस भी मिली है। विरासत में जो इसको वो मिला है ना, खूब सारा पैसा मिला है, उस पैसे के साथ साथ में इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी मम्मी और पापा की तरफ से मिला हुआ है। दादी बाबा ने इसको आर्थराइटिस दे दिया, नानी नाना ने इसको आर्थराइटिस दे दिया। हाँ, कैल्शियम तो कम है, सुनो तो पहली बात हो चुकी हमारी। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो जेनेटिक फैक्टर भी कई बार ऐसा रीजन होता है कि आदमी पतला भी है, चोट भी नहीं लगी, और किसी तरह से कोई कमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको घुटनों में दर्द है, जेनेटिक फैक्टर। और क्या रीजन हो सकते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, कुछ लोगों का काम ऐसा होता है, कुछ लोगों का काम ऐसा होता है जिसमें कि रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं। रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो गए, जैसे कि कोई ऐसा काम है जहां पर उसको बार बार वजन उठाना है, झुकना है, वेट उठाना है, और फिर सीढ़ियों पे लेके जाना है। अब धीरे 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 क्या होगा, इसके घुटनों पे स्ट्रेस पड़ेगा, इसके घुटनों पे दबाव पड़ेगा, और धीरे धीरे इसकी कार्टिलेज घिसनी शुरू हो जाएंगी। तो ज्यादातर जो एथलीट्स होते हैं, जो आपने देखे ये दौड़ भाग वाला काम बहुत ज्यादा करते हैं, जो सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, जो ये जिम बहुत ज्यादा करते हैं, 2-2 3-3 घंटे वो ऊपर नीचे जो कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इन लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है एक समय के बाद में। आप नॉर्मल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप किसी भी चीज को एक्सेसिव यूज करेंगे, जब आप उसका एक्सेसिव यूज करेंगे, तो उसमें आपको नुकसान होगा ही होगा। तो एक्सेसिव रिपीटेटिव मूवमेंट्स करेंगे अगर घुटनों के साथ में, तो ये भी समस्या हो सकती है। ठीक है जी, और क्या हो सकता है? वेरी गुड सुधाकर जी, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? मसल वीकनेस। मसल वीकनेस, कुछ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, क्या कहते हैं बताओ? कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। लो, हाँ वही सही कहा वंदना जी। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहते हैं, इस सोफे से उस सोफा, उस सोफे से वो बेड, उस बेड से वो वाला बेड। बस इनको करना धरना कुछ नहीं है। कहते हैं हमें अल्लाह मियां ने, हमें भगवान ने ऐसी जगह पैदा किया जहां हमें कुछ करके करना ही नहीं है, सब कुछ हमें अपने आप ऑटोमेटिक ही मिल रहा है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? ऐसे लोगों की मसल्स धीरे धीरे वीक हो जाती है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर प्लास्टर चढ़ा है, और 2 महीने प्लास्टर चढ़ गया, 2 महीने बाद जब प्लास्टर काटा गया उसका, सुधा जी, तो क्या वो सिग्नेचर कर पाएगा इमीडिएटली? क्या वो काम कर पाएगा सारे काम इमीडिएटली? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मसल्स यूज नहीं हुई हैं, और जब मसल्स यूज नहीं होती हैं, तो मसल्स क्या करती हैं? मसल्स वीक होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे हम उसको क्या कराते हैं? एक्सरसाइज कराते हैं, और एक्सरसाइज करा के उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं। इसी तरह से जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग हिलते डुलते नहीं हैं, जो लोग बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, ऐसे लोगों की मसल्स वीक हो जाती हैं। और जिन लोगों की मसल्स वीक हो जाती हैं, ऐसे लोगों को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर जाता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको? चल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर एक और रीजन होता है, पुअर पोस्चर। कुछ लोग अपने ही घुटनों के साथ में जो है ऐसे दुश्मनी निकालते होते हैं। कभी इसको टेढ़ा कर लेते हैं, कभी मेढ़ा कर लेते हैं, कभी टांग ऊपर रख लेते हैं, सर नीचे कर लेते हैं। आपके घर में कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, वो सोफे पे लेटे रहते हैं, टांगे उनकी ऊपर रहती हैं, मुंह उनका नीचे रहता है, खोपड़ी उनकी नीचे, टांगे ऊपर रहती हैं। तो जो लोग आपने इस तरह से देखे हैं ना, जो अपने अपने शरीर को बिल्कुल एकदम जिम्नास्टिक बना के घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों के साथ भी इस तरह की समस्या हो जाती है। ठीक है जी, चलो। तो मैंने ये आपको बताया कॉजेज क्या क्या है। इसमें से एक कॉजेज जो मिनोपॉज, एक बहुत बड़ा कॉजेज है कि
फीमेल्स का जैसे ही मेनोपॉज होता है उसके बाद में इस तरह की समस्या फीमेल्स को ज्यादा होने लगती है। बहुत संभावना है, अगर 45 वर्ष की उम्र हो गई है तो बहुत हद तक संभावना है कि किसी भी महिला को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है मेनोपॉज के बाद में। ठीक है, अगर वो अपना ध्यान नहीं रख रही है तो। चलो, अब मैं बात करूंगा सिम्टम्स की, कॉमन सिम्टम्स क्या दिखाई पड़ेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस से जूझ रहा है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। चलो, नंबर 1, ज्वाइंट पेन। नंबर 1, ज्वाइंट पेन। सबसे पहला सिम्टम क्या है, व्यक्ति को क्या महसूस होगा, ज्वाइंट पेन होगा, उसको ज्वाइंट पेन होगा, स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर मूवमेंट। कब होगा उसको ज्वाइंट पेन, स्पेशली स्पेशली ड्यूरिंग और आफ्टर मूवमेंट। मूवमेंट के बाद में अगर किसी को भी जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाए तो इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि उस व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। मूवमेंट से मतलब क्या हो गया, आपने जैसे ही चलना स्टार्ट किया, मुश्किल से 100 कदम चले और आपके घुटने जकड़ गए, अब लग रहा है घुटने चल नहीं पाएंगे, अब लग रहा है घुटने चल नहीं पाएंगे, तो ये क्या है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है जी। चलो, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और आपके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाए तो ये क्या है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। सीढ़ी चढ़ना उतरना आपके लिए अगर मुसीबत है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस क्या होगा मतलब इसका, स्टिफनेस आफ्टर वेकिंग और इनएक्टिविटी, स्टिफनेस आफ्टर वेकिंग और इनएक्टिविटी, यानी कि आप सो के सुबह उठे और उठने के बाद में आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया, आपको वॉशरूम जाना भी सहारे से, आप वॉशरूम जा रहे हो, पकड़ पकड़ के वॉशरूम जा रहे हो आप, आपको सुबह उठे और एक स्टोरी नीचे उतर के, एक फ्लोर नीचे उतर के चाय बनाने जाना है, आपके लिए समस्या हो रही है। तो आप शांति से बैठे हुए हो कुर्सी पे, 3 घंटे आपने भागवत सुनी और भागवत सुनने के बाद जैसे ही कुर्सी से खड़े हुए जान निकल गई एकदम से, जान निकल गई एकदम से। तो यानी कि अगर आप इनएक्टिव हो और इनएक्टिव होने के बाद में जैसे ही आप एक्टिव होते हो, ऐसे में अगर आपको दर्द होने शुरू हो जाता है घुटनों में, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है। तीसरा, स्वेलिंग, सूजन, स्वेलिंग, माइल्ड इन्फ्लेमेशन अराउंड अफेक्टेड जॉइंट्स। बहुत ज्यादा स्वेलिंग नहीं रहेगी लेकिन थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन अराउंड अफेक्टेड जॉइंट्स। आपके जो ज्वाइंट्स होंगे उनमें हल्की सी स्वेलिंग महसूस होगी, हल्का सा सूजन आपको दिखाई पड़ेगी, तो माइंड अगर इन्फ्लेमेशन है ज्वाइंट्स के अराउंड में तो ये भी एक प्रकार का सिम्टम है अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, चौथा सिम्टम क्या आएगा, क्रैकिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड अगर आपको महसूस होता है, यानी कि आप मान लीजिए ज्वाइंट है, सपोज करें मेरा ये ज्वाइंट है कुलदीप, और मैं इस ज्वाइंट को ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं, और इसको ज्वाइंट को मूव करने में क्या हो रहा है, कट 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 की आवाज आ रही है। तो आप अपने घुटनों पे हाथ रखें और घुटनों पे हाथ रख के घुटनों को जैसे ऐसे करके मूव करें, और मूव करने के बाद आपको लग रहा है कट कट की आवाज आ रही है, तो ये क्या होगा, ये क्रैकिंग साउंड होगा। इसको क्या बोलते हैं मेडिकल भाषा में, एनीबडी, किसी को आइडिया है, पढ़ाया गया, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इस बात को, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि जब ये ऐसे करके ऐसे करेंगे तो क्या होगा, घुटनों में कट 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 की आवाज आएगी, जिसको बोलते हैं क्रैपिटस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। इसको बोलते हैं क्रैपिटस साउंड।
और हम लोग जब पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो हम क्या बोलते थे? जिन लोगों ने रामसे ब्रदर्स की पिक्चर आराम से देखी है, उन लोगों को अच्छे से पता है दरवाजा कैसे खुलता था। रामसे ब्रदर्स किसी को याद है? आप में से है कोई पुराना साथी जिसने रामसे ब्रदर्स की पिक्चर देखी है? रामसे ब्रदर्स एक एक कम्युनिटी, मतलब एक दो भाई थे। वो हमेशा भूतिया पिक्चर बनाते थे। रामसे ब्रदर्स जो है वो हमेशा भूतिया पिक्चर ही बनाते थे। वो मशहूर थे इस बात के लिए कि वो भूतिया पिक्चर ही बनाएंगे। और भूतिया पिक्चरों में सबसे बढ़िया चीज एक ही रहती थी कि उनके जब दरवाजे खुलते थे, तो बस वो जो साउंड होती थी दरवाजों के खुलने की, वो साउंड अगर आपको याद हो, एग्जैक्टली वही साउंड आपके घुटने जब देना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि यहां भी रामसे ब्रदर्स सन्यासी भैया शुरू हो गया। यहां भी ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे आप लोगों को आनंद आता रहे, थोड़ा सा मन लगा रहे आप। तो रामसे ब्रदर्स की पिक्चर जिन्होंने आराम से देखी है, उनको पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की साउंड क्या होती है, क्रेपिटस साउंड क्या होती है। वो जो दरवाजा खुलने वाली साउंड है, वही साउंड आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है जी साहब। चल आगे और बढ़ते हैं। और क्या सिम्टम्स आएंगे इसके? हाँ जी, पुराने लोग बैठे हुए हैं, काफी लोग पुराने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने रामसे ब्रदर्स की पिक्चर देखी है। जी। और क्या सिम्टम आएगा इसका? और सिम्टम आएगा रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन। रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन। अभी बहुत से लोग यहां बैठे होंगे, मैं उनसे कहूंगा अपने घुटनों को फोल्ड कर लो पूरी तरह से, तो पूरे घुटने आराम से फोल्ड करके बैठ जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनसे हम कहेंगे पूरे घुटने मोड़ लो अपने, तो महजबीन वो नहीं मोड़ पाएंगे, अपने घुटने नहीं मोड़ पाएंगे। तो क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हमारे मोशन क्या हो गया? वो रिड्यूस्ड रेंज हो गए सन्यासी सर। हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, जैसे ज्वाइंट है मान लीजिए, ये मुड़ नहीं रहा पूरी तरह से, पूरी तरह मुड़ नहीं रहा, तो क्या हो गया? रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन। जिनके घुटने पूरी तरह से मुड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी सिम्टम एक बार का है कि भाई ये हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। ना सिर्फ रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन रहेगा, बल्कि इसके साथ साथ में एक चीज और रहेगी। इसके साथ साथ में एक चीज और रहेगी, और वो रहेगी डिफिकल्टी बेंडिंग और स्ट्रेंथनिंग द ज्वाइंट्स। आपको क्या होगा? डिफिकल्टी इन बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग द, हाँ, स्ट्रेटनिंग द ज्वाइंट्स। यानी कि आप जो है ना तो ज्वाइंट्स को बेंड कर पाओगे, और ना ही पूरी तरह से ज्वाइंट्स को सीधा कर पाओगे। ज्वाइंट्स को सीधा भी नहीं, जैसे आप आपका ज्वाइंट ऐसे आप कहते हैं ऐसे कर लो पूरी तरह से, तो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, बेंड भी नहीं कर पाएंगे, सीधा भी नहीं कर पाएंगे। ये कुछ सिम्टम्स हैं किस चीज के? ऑस्टियो आर्थराइटिस के। ऑस्टियो आर्थराइटिस के। ठीक है साहब। एक और सिम्टम आता है, कई बार आप लोगों ने महसूस किया कि नहीं महसूस किया पता नहीं, कि जैसे आप चल रहे हो, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं मेरे साथ में, जैसे आप वॉक कर रहे हो या आप मार्केट जा रहे हो, अचानक से ऐसा लगा कि मेरा ज्वाइंट जो है वो साथ नहीं दे रहा, मेरा मेरा ज्वाइंट साथ नहीं दे रहा, ज्वाइंट जो है झूठा पड़ जाता है, और एकदम से जिसे कहते हैं ना पैर लचक जाता है। सन्यासी सर, कई बार ऐसा होता है कि ज्वाइंट एकदम से ज्वाइंट ने साथ ही नहीं दिया एकदम, हाँ बिल्कुल एकदम, और व्यक्ति क्या होता है? वो डिसबैलेंस हो जाता है। व्यक्ति क्या होता है? डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीकनेस और इनस्टेबिलिटी। वीकनेस और इनस्टेबिलिटी। वीकनेस और इनस्टेबिलिटी। इसमें क्या होगा? इसमें होगा फीलिंग दैट द ज्वाइंट माइट गिव अवे। फीलिंग दैट द ज्वाइंट माइट गिव वे। अचानक से झूठा पड़ जाएगा और आपको लगेगा फीलिंग दैट द ज्वाइंट माइट, यहां लिख दे रहा हूं मैं, माइट गिव वे। अचानक से ज्वाइंट झूठा हो जाएगा और आपको लगेगा आप गिर पड़ेंगे, सपोर्ट नहीं कर रहा ज्वाइंट आपका। ये सारे के सारे सिम्टम किस चीज के हैं? ये सारे के सारे सिम्टम है ऑस्टियो आर्थराइटिस के। ये सारे सिम्टम ऑस्टियो आर्थराइटिस के। अब मुझे आप लोग ये बताइए ईमानदारी से, क्या इस तरह के सिम्टम्स आप लोगों को मिलते हैं? क्या इस तरह के सिम्टम्स आपने देखे हैं? क्या इस तरह के पेशेंट्स, इस तरह के लोग आपको मिले हैं समाज में, जिनसे आप परिचित हो? मिलते हैं ऐसे लोग? देखे हैं आपने इस तरह के लोग?
अगर हम इनको एक बेहतर जिंदगी दे सकें, अगर इनको हम ये बता सकें कि किस तरह से ये अपने जॉइंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर इनको हम ये बता सकें किस तरह से ये बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, अगर इनको हम बता सकें कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने से इनके जॉइंट्स में सुधार आएगा, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी, तो इनसे हमें दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ऑफ कोर्स दुआएं मिलेंगी। फिर क्या ये हमको साबुन तेल मंजन वाले की निगाह से देखेंगे? नहीं देखेंगे। समझने की कोशिश यही है साहब, मेरा इतना प्रयास जो चल रहा है पिछले काफी समय से, मेरा प्रयास यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जब गौरव है वो वापस लाया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग को सम्मान दिया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग को ये मत सोचा जाए कि नहीं साबुन तेल मंजन वाले चिपक जाते हैं, छोड़ते नहीं है, इनसे किसी तरह से पिंड छुड़ा लो, इनसे किसी तरह से इनका फोन ना उठाओ, इनको इग्नोर करो, इनको अवॉइड करो। मेरा जो पर्पस है पिछले 10 साल से मैं लगा हुआ हूं इसी पर्पज में कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को लोग देखें तो लोग उनसे मिलना चाहें, उनसे बात करना चाहें, उनसे संपर्क करना चाहें, उनको अपनी तरफ से फोन करें, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि नहीं ये लोग नॉलेजेबल लोग हैं, ये लोग नॉलेजेबल लोग हैं, इनके पास में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। इनसे बात करोगे तो ये कुछ में नया सिखाएंगे, इनसे बात करोगे तो हमें कुछ ये नया बताएंगे, इनसे बात करोगे तो ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे हम। और जब व्यक्ति किसी को भी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन देता है तो लोग उसके पास चल के आते हैं। लेकिन जब विचार ये रहता है कि नहीं इसकी जेब में पड़ा हुआ पैसा मेरी जेब में आ जाए, तो लोग भागते हैं। तो पर्पस सन्यासी सर हमारा क्या है कि लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि नहीं हम आपको सलूशन दे रहे हैं, हम आपके दर्द को कम करेंगे, अगर आप हमारे संपर्क में हो तो हम आपके जीवन में कुछ कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हम प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे कर सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नंबर एक, पहली बात तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को कोई भी व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं बिल्कुल लिख देता हूं बाकायदा इसको। ऑल्दो ऑल्दो ऑस्टियोआर्थराइटिस कांट ऑलवेज बी प्रिवेंटेड, ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप रोक नहीं सकते हैं, आप खत्म नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन स्लो डाउन इट्स प्रोग्रेशन, बट यू कैन स्लो डाउन, आप उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है 90 साल की उम्र है उसको, तो उसको घुटने घिसेंगे ही घिसेंगे, लेकिन अगर वो सप्लीमेंट्स लेता रहेगा, वो प्रिवेंशन ट्रिक्स यूज करता रहेगा, प्रिवेंशन टिप्स यूज करता रहेगा, तो उसका फायदा ये होगा कि जो 90 साल में उसके घुटने घिसने वाले हैं वो हो सकता है 100 साल में घिसे उसको, या जो 70 साल में घिसने वाले हैं वो हो सकता है 80 साल में घिसे उसके घुटने। तो हम इसको ये नहीं कह रहे कि अगर आप हमारे सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो आप पूरी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस से फ्री हो जाएंगे, बट हाँ ये जरूर है कि हम आपको प्रिवेंट कर लेंगे और आपका जो डीजनरेशन प्रोसेस है वो स्लो कर देंगे। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम बुढ़े नहीं होंगे, लेकिन अगर वो हमारे सप्लीमेंट्स को यूज कर रहा है, हमारी स्किन केयर रेंज को यूज कर रहा है, तो उसकी क्या करेंगे, हम उसको स्लो डाउन कर देते हैं। उसी तरह से सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, ये इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है जी, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहला काम, मेंटेन हेल्दी वेट। साइंस ये कहती है कि अगर कोई आदमी ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कर रहा है और बहुत परेशान है, कोई दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, उसको डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि तुम्हें ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, एक काम कर लो आप, एक काम सिर्फ 5 किलो वजन कम कर लो, 5 किलो वजन कम कर लो, आपका 50% घुटने का दर्द ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाए। क्लियर? सतीश भैया नमस्कार, सतीश सर, 5 किलो वजन कम कर लो तो घुटने का दर्द 50% अपने आप खत्म हो जाए। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 किलो वेट कम कर लो, आपका 50% दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मैनेज हेल्दी वेट, मैनेज हेल्दी वेट, अपना वेट हेल्दी रखो, अपना वजन कम करो।
पहला काम। दूसरा काम, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो बिलीव मानिए मेरी बात को, मैं एज ए डॉक्टर पढ़ाता हूं, आपको एज ए नेटवर्कर नहीं पढ़ाता हूं। तो फिर यहां पर आपके साथ में बड़ी फेयर फेयर बातचीत होगी। यहां पर मैं बीवी पीवी को बिल्कुल भूल जाता हूं, है ना। तो बिल्कुल एज ए डॉक्टर के साथ में ही सीखिएगा हमारे साथ में। दूसरा काम क्या करना है, बोले सर लोग ऐसे ही सही हो जाएंगे तो ग्लूकोसामाइन कौन खरीदेगा, तो उसकी चिंता भैया मुझे नहीं है। आप जानो मेरे मेरी ट्रेनिंग ऐसे ही चलेगी, है ना। 5 किलो वजन कम कर लेगा आदमी, अपने आप उसका 50% वेट कम हो जाएगा। स्टे एक्टिव, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। लेटे लेटे ऑस्टियोआर्थराइटिस सही नहीं होगा, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ और सिर्फ मसल्स का खेल नहीं है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट्स का खेल नहीं है, ये मसल्स का खेल भी है। हम सब लोग क्या जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट्स की वजह से है। नहीं साहब, मसल्स का भी खेल है इसमें। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आपकी मसल्स यूज में नहीं आएंगी, मसल्स वीक हो जाएंगी, और मसल्स अगर वीक हो गई तो फिर आपको आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोई नहीं बचा सकता। तो स्टे एक्टिव। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट क्या हमारा है कि अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करिए। स्ट्रेंथन मसल्स, स्ट्रेंथन मसल्स, अपनी मसल्स को एक्टिव करिए। तो मस्कुलर एक्सरसाइजेस आपको करनी पड़ेंगी, हम सिखाएंगे भी आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। नंबर 4, अवॉइड अवॉइड ज्वाइंट ओवर यूज। कुछ लोग वेट लॉस करने के चक्कर में क्या करते हैं, वो दिन भर सीढ़ी चढ़ते उतरते रहते हैं, दिन भर सीढ़ी चढ़ते उतरते रहते हैं। वजन तो कम हो गया, लेकिन घुटने डैमेज कर लिया आपने अपने। ओवर यूज मत करिए रूपाली मैम, ओवर यूज नहीं करना है। क्लियर हो रहा है ना आपको, ओवर यूज नहीं करना है, अवॉइड ज्वाइंट ओवर यूज। ठीक है। प्रैक्टिस गुड पोस्चर, प्रैक्टिस गुड पोस्चर। पोस्चर अपना ठीक रखिए, ऐसा पोस्चर मत रखिए जिसकी वजह से घुटनों पे एक्सेसिव लोड पड़ रहा हो। ठीक है जी। चलो आगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेने होंगे आपको, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेने हैं आप। तो कौन सा फूड लेना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना है। वो खाना खाना है जिस खाने से बॉडी की सूजन कम होती हो, बॉडी की सूजन कम होती हो। ईट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। और सातवां क्या है, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी लगातार पीते रहिए, पानी लगातार पीते रहिए। बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में से कोई बता सकता है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का मतलब क्या हुआ, कौन सा खाना। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का मतलब क्या हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी सभी हम लोग खाते हैं। वेरी गुड सकीना, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। टर्मरिक, अपने खाने में हल्दी का प्रयोग कीजिए। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, और भारत में हमारे हर खाने में क्या पड़ती है, हल्दी पड़ती है। हमारे हर खाने में हल्दी पड़ती, कोई भी हम फेस्टिवल्स हो कुछ भी हो, हम हल्दी अपने खाने में डालते ही डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है। टर्मरिक के अलावा और क्या है भाई, एनीबडी एल्स, टर्मरिक के अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी। हाँ जी, वेरी गुड, जिंजर। पुनीत जी आप हैं, स्वागत है सर आपका। जिंजर, जिंजर इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी। जिंजर, खाने की बात मैं कर रहा हूं, खाने में क्या क्या डालते हैं, बेरीज बेटा खाने में थोड़ी डालते हैं रंजीत जी। हाँ गार्लिक, वेरी गुड, गार्लिक इज एंटी इंफ्लेमेटरी। हम खाने की बात कर रहे हैं अभी। एक और एंटी इंफ्लेमेटरी है, मुझे याद आ रहा, पता नहीं आप लोगों को याद आ रहा, दालचीनी, सिनामोन, ये सब क्या है, ये सब एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स है। तो जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, गार्लिक हो गया, सिनामन हो गया, ऑफ कोर्स तुलसी इज वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी। ये सारी चीजें क्या करनी है हमें, हाँ करी लीव्स ऑफ कोर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कविता जी, बहुत बढ़िया। ये सारे एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। तेज पत्ता हो गया, ये सब एंटी इंफ्लेमेटरी है। ठीक है ना। तो इसको अपने मसालों में, अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। ठीक है, इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना। चलो
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ मेथी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राजरानी जी बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, सुपर। अच्छा लगता है आप लोगों के संग में पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब नेचुरल थेरेपी क्या है, ये तो हमने ये प्रिवेंशन कर लिया। नेचुरल थेरेपी क्या करेंगे भाई, किसी को मान लो हो गया तो क्या करना चाहिए। नेचुरल थेरेपी में कहां आ जाएंगे, सबसे पहले तो हॉट कंप्रेस, ठीक है। गरम सिकाई बहुत काम करती है, गरम सिकाई बहुत काम करती है। किसी को भी घुटने में दर्द हो रहा है, भैया सिकाई कर लो, सिकाई करो, है ना। गरम सिकाई करो। रूपाली मैम क्लियर हो रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, भव्या क्लियर, सतीश सर ओके, आशा ओके, ठीक है। चलो, हॉट कंप्रेस यानी कि गर्म सिकाई करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत तेजी से दर्द बढ़ रहा है, अभी लेटेस्ट मतलब आज ही एकदम से शुरू हो गया कि शाम तक ठीक था और अचानक से घुटनों में बहुत तेज दर्द हुआ, स्वेलिंग शुरू हो गई, तो क्या करना है, कोल्ड कंप्रेस, गर्म ठंडी दोनों सिकाई करो, गरम ठंडी दोनों सिकाई करो। कैसे करोगे, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडी, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडी, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडी। 3 सेट मार लो, 12 मिनट, 12 मिनट के हो गए। 3:1, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडी, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडी। क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सूजन कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, दर्द में आराम मिल जाएगा। तो गर्म ठंडी सिकाई करो। और अगर पुराना दर्द है तो फिर गर्म ही सिकाई करते रहो। अभी अभी लेटेस्ट हुआ है, तुरंत हुआ है, तो गर्म ठंडी दोनों सिकाई कर लो, ठीक है, 3:1 के रेशियो में। तीसरा, आयुर्वेद क्या कहता है, 5 किलो वजन कम कर लो, और 5 किलो वजन कम कर लो, और ऑयल मसाज। क्या बोलते हैं इसको, अच्छा चलो आयुर्वेद में क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, अच्छा। आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने के दर्द को क्या बोलेंगे, संधिवात, संधिवात। जैसे उसको रूमेटाइड को आम वात बोलते हैं, है ना। यूरिक एसिड वाले को, गाउटी अर्थराइटिस को वात रक्त बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे वीरेंद्र, संधिवात। तो यानी कि वात के माध्यम से बढ़ने वाला रोग है, जो संधियों में होता है, ज्वाइंट्स में होता है। तो वात को कैसे खत्म किया जाता है, वात से कौन लड़ाई करता है। वात को खत्म करने का दुनिया में सबसे बेहतरीन उपाय क्या है, एनीबडी। दुनिया में वात को खत्म करने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या है। मेरी आवाज आ रही वंदना जी, क्या हो गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर। ऑयल मसाज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वात को दुनिया में खत्म करने का सबसे बेहतरीन उपाय है तेल, तेल, हाँ तेल। अभी सही हो जाएगा, अभी ठीक है, सुधाकर जी अभी ठीक है। चलो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, नेट चेंज कर लेता हूँ। मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा बने रहिए बस 1 मिनट। हाँ जी, अभी सही है आवाज, वंदना जी आवाज ठीक है ना, आप बता दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। चलो, तो वात को, जी वंदना जी कैसी आवाज है, सही है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी। ठीक है सर। तो आयुर्वेद ये कहता है कि वात को खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है तेल, तेल। अगर आपको किसी भी प्रकार का वात का कोई रोग है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वात का रोग है, ऐसे में जितना अच्छे से तेल आप खाओगे और जितना अच्छे से तेल आप लगाओगे, आपको उतनी जल्दी राहत मिलेगी, उतनी अच्छी राहत मिलेगी। तो अगर मेरे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट कोई आता है सन्यासी सर, तो मैं उसको दो चीजें बताता हूं। पहला काम, 5 किलो वजन कम करो। ये किसको बताते हैं, जिसका वजन ज्यादा होता है। रूपाली मैम को नहीं बताएंगे हम 5 किलो वजन कम करो, है ना। फिर तो रूपाली मैम दिखाई ही नहीं पड़ेंगे हमको, कहाँ गई। रूपाली मैम वैसे ही बेचारी 35 किलो की है, इनका 5 किलो वजन कम करा दिया, मालूम पड़ा बची।
तो सबका वजन नहीं कम कराना है, जिसका ज्यादा है उसका 5 किलो वजन कम करा दो, पहला काम। और दूसरा काम क्या कराना है? दूसरा काम क्या कराना है? उसको ऑयल मसाज करने के लिए बोलो कि आपको जब भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपका एक ही काम है, अपने पास में कटोरी रखो, कटोरी में तेल रखो, और बस धीरे 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 तेल मसाज करते रहो, तेल मसाज करते रहो। जितना आप ऑयल देंगे उतना क्या होगा, वहां पर गर्मी जाएगी, और गर्मी जाएगी तो क्या होगा, वात कम होगा, वात कम होगा तो सूजन कम होगी, दर्द कम। ठीक है? अब ये तेल मसाज किससे कराना है? बहू से कराना है ना? सभी सासू माँ सुन लो, ये तेल मसाज बहू से कराना है ना, अपने हाथ से मत करना। बहू से कराओगे तभी फायदा मिलेगा, वरना फायदा नहीं मिलेगा। सही है गलत? बहुत गलत है ये। जब आप अपने हाथ से करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई भी आदमी बहू से कराएगा तो अपशगुन है, पाप लग जाएगा आपको। तो कृपया करके किसी को पकड़ मत लीजिएगा कि ये बहू तू मेरे मसाज कर। बहू मसाज करेगी, पाप लगेगा, घुटना सही नहीं होगा। ये मसाज का टोटका है कि अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। ठीक है लीना शर्मा जी, क्लियर हो गई मेरी बात? तो बहू को मत पकड़ लेना। जितने लोग भी बहू वाले बैठे हैं यहाँ पर, बहू को मत पकड़ लेना। बेचारी वैसे ही दिन भर पिसी रहती है, शाम को डॉक्टर साहब को और गालियां देगी, कहेगी ये पता नहीं कहाँ का डॉक्टर आ गया, 1 घंटे इसने और लगा दिया मेरा। हस्बैंड से करवाते हैं, अरे हस्बैंड से भी नहीं करवाओ भाई, ये भी ये तो महापाप है, ये तो महापाप है। सन्यासी सर कह रहे हैं हस्बैंड से करवाती है। मैंने कहा ये तो महापाप हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं कराना भाई। अपने हाथ से करोगे तभी काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। तो ऑयल मसाज बहुत जरूरी है, ऑयल मसाज बहुत जरूरी, ठीक है? और चौथी चीज है, चल, हंसी मजाक करते रहते हैं जिसमें आप लोगों को समय का पता ना चले, लेकिन करना प्रयास करिए, अपने हाथ से ही करिए। चौथा है एक्सरसाइज। ये कुछ मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं आपको, अगर आपने ये एक्सरसाइज करी, थोड़ा सा जो मैंने समझाया आपको उसको फॉलो किया, 1-2 सप्लीमेंट्स आपने यूज करने शुरू किए, तो आप इन सर्दियों में ऑस्टियोआर्थराइटिक नामक बीमारी से बच सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, आइए समझते हैं, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। ये डॉक्टर साहब हैं और बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं, रोबोटिक सर्जरी के मास्टर हैं ये। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। कैसे होगा सच, साउंड शेयर कैसे होगी? 1 मिनट बस बने रहिए मेरे साथ में, मैं लगा रहा हूं बस थोड़ा सा मुझे हम शेयर साउंड। हैं और ठीक कर सकते हैं अभी एक्सरसाइज वगैरह से, या अपने खान पान में परिवर्तन लाके। तो कुछ टिप्स अगर जाते जाते आप दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में अपने शरीर का ख्याल रखें, अपना वेट कम रखें, चलना फिरना, एक्टिव लाइफस्टाइल जिएं और न्यूट्रिशियस खाना खाएं। बाहर का खाना खाएं बट रिस्ट्रिक्ट करके खाएं। स्वाद के लिए एडिटिव्स बहुत ऐड करे जाते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। इसकी वजह से आप अपना वेट कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। तो अब मैं आपको कुछ बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस समझाना चाहूँगा जो आप घर में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल जिम इक्विपमेंट या कोई स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल चेयर पे बैठें, पाँव आपके नीचे हैं, इसको स्ट्रेट करें और एंकल को अपनी तरफ पुल करें। अब इसको जब आप खींच के रखेंगे तो 5 to 10 सेकंड्स आपको खींच के रखना है, जिससे इस मांसपेशी में आपको तनाव आए, और फिर खींचे हुए पंजे से घुटना मोड़ के नीचे छोड़ दें। इसके 10 रेपिटेशंस आपने करने हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में। दूसरी एक्सरसाइज लेट के होगी। जब आप लेटे हुए हैं, पाँव आपने बेड पे रख रखा है, पैर को ऊपर उठाएंगे लगभग 40-45 डिग्री के आसपास। इसमें भी एंकल को पुल करना है आपको अपनी तरफ में। 10 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 सेकंड होल्ड करके अपने पैर को नीचे रख दें। तो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आपने 10 रेपिटेशंस इसमें भी करनी है। तीसरी एक्सरसाइज, जब आप बेड पे लेटे हुए हैं तो अपने घुटने के नीचे एक पिलो, छोटा सा पिलो या टॉवल फोल्ड करके रखें। मेरे हाथ की जगह मान लीजिए एक टॉवल रखा हुआ है। इसको आपने अपने घुटने के प्रेशर से नीचे दबाना है, जिससे कि आपको इस मांसपेशी में थोड़ा तनाव फील होएगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 सेकंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स कर लें। वापस दबाएं, 5 से 10 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स कर लें। इसको भी 10 बारी सुबह और 10 बारी शाम करें। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हम घर में रोजाना कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और हमें पेन
की अनुभूति नहीं होगी और हमारी मसल्स डेवलप होंगी, घुटने में दर्द कम होएगा। बट अगर घुटने में कांस्टेंट दर्द रहने लग गया है, ठीक है जी, चलो ठीक है सर, आपने देखा एक्सरसाइजेस का। मैं इस वीडियो को भेज देता हूं आपके पास में, जो लोग भी मेरे साथ में ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, पर्सनली जुड़े हुए हैं, मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस भेज दूंगा। लेकिन ये एक्सरसाइजेस करनी बहुत जरूरी, स्पेशली आप जब कुर्सी पे बैठे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज, बस यहां करा, स्ट्रेंथ कर रोक लिया, ये ऐसे करके, ऐसे घुटने उठाए, 10 सेकंड रोका, फिर नीचे ले गए, फिर 10 सेकंड रोका, फिर नीचे ले गए। ये तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। या फिर आप जब लेट गए बिस्तर पे, राजेश भैया, राजेश पाटिल जी, बिस्तर पे लेट गए तो 45 डिग्री पे पैर को उठा लिया, थोड़ा सा एंकल से पुल कर लिया अपने आप को, इजी है, कर सकते हो। बैठे हो बिस्तर पे, लेटे हुए हो, घुटने के नीचे एक पिलो का राउंडिंग बनाया और राउंड बना के रख लिया, थोड़ा प्रेशर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। तो ये एक बढ़िया एक्सरसाइजेज हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जो मैंने दिखाई है वो भी आपको मिल गई है, ये कर सकते हो। ठीक है साहब, चलो अब हम बात करेंगे कि क्या वो सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम यूज करें अगर अपनी डेली डाइट में, तो हमें इससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, सारे के सारे सप्लीमेंट्स आपको नहीं लेने हैं, जो जिस तरह से अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास जिस तरह का अफोर्डेबिलिटी है उसकी, उस तरह से ले सकता है। लेकिन जो मस्ट है वो बता दूं मैं आपको, ये बहुत जरूरी है, ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को, मॉर्निंग एंड इवनिंग। खाने के बाद भी ले सकते हो, खाने के साथ भी ले सकते हो, नाश्ते के बाद भी ले सकते हो। ग्लूकोसामाइन की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को लेनी है। इससे डायबिटीज नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूं आपको, शुगर नहीं बढ़ेगा। क्या करेगा, ये जो कार्टिलेज घिस गया था आपका, जो मैंने दिखाया था आपको, वो कार्टिलेज को रीजनरेट करने की ताकत इसके अंदर होती है। दूसरा क्या है सप्लीमेंट, टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी, एक सुबह एक शाम को। अब फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं कैपेसिटी है तो ग्लूकोसामाइन के अंदर भी हमने टर्मरिक विद बायोपुरिन डाल रखा है, ठीक है जी, तो आप ये टर्मरिक भी ले सकते हैं। तीसरा क्या होगा, शिलाजीत, इसमें से जो आपको सूट करे। शिलाजीत 1 कैप्सूल एट नाइट ले सकते हैं, या जो डिब्बी में आया है हमारे पास में, उसका लगभग 1 ग्राम दिन भर में ले सकते हैं। दिन भर में 1 ग्राम आप शिलाजीत भी ले सकते हैं। शिलाजीत इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी, ठीक है जी, शिलाजीत भी ले सकते हैं, चाहे तो डिब्बी वाला ले लीजिएगा, चाहे कैप्सूल बेस पे ले लीजिएगा, शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है इसमें, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोडक्ट बड़ा अच्छा काम करता है यहां पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसको बोलते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को, ये ले सकते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एंटी इंफ्लेमेटरी में हमारे पास में वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी क्या आता है, ओमेगा 3। 1 कैप्सूल एट बेड टाइम। 1 कैप्सूल एट बेड टाइम ओमेगा 3 ले सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी है, जिस किसी को भी ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम हो, ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल आप रात में सोते समय ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करेगा। फिर इसके अलावा और कौन से सप्लीमेंट आते हैं, कैल्शियम। अगर आपकी उम्र जो है 45 साल के ऊपर है तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन D3 आपको लेना ही लेना है। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और विटामिन D3 आपको लेना ही लेना है, ये ले सकते हैं आप, इससे बहुत आपको राहत मिलेगी, ठीक है। अगर आपको भगवान ने माना हुआ है और आप ले सकते हैं कोलेजन, किस तरह से ये है कोलेजन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि कोलेजन की स्पेलिंग ये है क्या है। कोलेजन जो अपने पास में आया है, कोलेजन 10 ग्राम जो है पर डे आप एक ग्लास गुनगुने पानी में या सादे पानी में डाल के आप ले सकते हैं। कोलेजन बहुत बढ़िया काम करता है, आपकी जो कार्टिलेज है उसको बांध के रखता है, उसको टूटने नहीं देता, उसको छिटकने नहीं देता। तो अगर क्षमता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोलेजन बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो ये मैंने सप्लीमेंट्स की आपको लिस्ट दी है, इनमें से जो आपको सूट करे। ग्लूकोसामाइन आपको लेना ही लेना है, कैल्शियम लेना ही लेना है, D3 चेक करा लीजिए, अगर कम है तो लीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ओमेगा 3 ऑफकोर्स लेना चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं, इस तरह से आप इनको ले सकते हैं, ठीक है साहब।
चलो, आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेदा में क्या है? आयुर्वेदा में एक आता है वात मुक्ति काढ़ा। वात मुक्ति काढ़ा, इसका 10 ml सुबह और 10 ml शाम को, मॉर्निंग एंड इवनिंग। किसी को लगता है कि रणवीर सर वो बहुत पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोसामाइन ले सकते हैं और कैल्शियम ले सकते हैं, बाकी ये आपका शिलाजीत या टर्मरिक या कोलेजन ओमेगा ये नहीं ले सकते हैं। तो आप ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और ये वात मुक्ति काढ़ा दे दीजिए, आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर दूं आपको, क्लियर कर दूं आपको। देखिए, दो तीन चीजें हैं, एक तो होता है वेलनेस और एक होता है इलनेस। सन्यासी सर, एक होता है वेलनेस और एक होता है इलनेस। ग्लूकोसामाइन जब हमको पढ़ाया गया मोदी केयर के माध्यम से, तो हमको ये बताया गया कि इस ग्लूकोसामाइन को अगर आप लेते हैं तो इसको लेने से आपके कार्टिलेज घिसेंगे नहीं या बहुत स्लो घिसेंगे, यानी आपको आर्थराइटिस नहीं होगा। कभी भी किसी भी किताब में मोदी केयर ने यह लिख के आपको नहीं दिया है कि आर्थराइटिस हो गई है तो ग्लूकोसामाइन फायदा करेगा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहेंगे, और अगर कहीं कोई डिफिशियंसी है तो वो डिफिशियंसी कवर हो जाएगी। तो ग्लूकोसामाइन कैसे, किस तरह में यूज करना है? हमें एज ए सप्लीमेंट यूज करना है कि भाई मेरी उम्र 50 साल हो गई है और मेरे फैमिली में हिस्ट्री है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की, मैं अभी से ग्लूकोसामाइन लेना स्टार्ट कर दूंगा तो 60-65 की उम्र आते आते मुझे आर्थराइटिस नहीं होगा। हमें ग्लूकोसामाइन ये कह के पढ़ाया गया है। होता जनरली क्या है फील्ड में हम, कि जिसको ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसके घुटने टेढ़े हो गए होते हैं, जिसका चलना फिरना रुक गया होता है, हम उसको ग्लूकोसामाइन सजेस्ट करते हैं। तो हमें पढ़ाया किस लिए गया था? वेलनेस के लिए, लेकिन हम देते कहां पर हैं इसको? इलनेस में देते हैं। वेलनेस में सप्लीमेंट्स काम करते हैं और इलनेस में क्या काम करती है? मेडिसिन काम करती है। गीतांजलि पटनायक, समझ में मेरी बात आ रही है? वेलनेस में सप्लीमेंट्स काम करते हैं, इलनेस में दवाइयां काम करती हैं। तो ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, ये सब क्या है? ये सप्लीमेंट्स है, ये सप्लीमेंट्स है। वात मुक्ति काढ़ा क्या है? वो मेडिसिन है। तो अगर एज ए सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको वात मुक्ति काढ़ा लेने की जरूरत नहीं है। आप 40 साल के हैं, आपको लगता है कि आपको ईश्वर ने माना है, आप पैसे खर्च कर सकते हैं, आप ग्लूकोसामाइन 3 महीने 6 महीने लेके देख लीजिए आराम से, आपको आगे चल के आर्थराइटिस नहीं होगा। लेकिन किसी को घुटने दर्द कर रहे हैं लीना जी, किसी को बंदा जी घुटनों में दर्द है, कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो फिर हमें उसको मेडिसिन देनी होगी, यानी उसको हमें ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम के साथ में वात मुक्ति काढ़ा भी देना होगा, क्योंकि इसके अंदर है महारासनादि, इसके अंदर रासनादि है, इसके अंदर निर्गुंडी है, इसके अंदर गिलोय है, इसी के अंदर टर्मरिक भी है, इसके अंदर जिंजर भी है, इसके अंदर त्रियोदशांश गूगल भी है, इसके अंदर अजवाइन भी है। तो ये पूरी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, ये पूरे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। तो ये आप इस तरह से, किसी को अगर हो गया है तो ग्लूकोसामाइन के साथ में वात मुक्ति काढ़ा, नहीं हुआ है एज ए सप्लीमेंट लेना चाहते हो, वात मुक्ति काढ़े की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? है ना मैम? मेरी बात क्लियर हो रही है? सारिका क्लियर हो, मेरी बात हो रही है? समझ में बात आ रही है? किसी को हो गया है बेटा तो दवाइयां देनी पड़ेंगी, सप्लीमेंट अकेले काम नहीं करेगा। किसी को नहीं हुआ है, एज ए सप्लीमेंट लेना चाहते हो, दवाई की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सप्लीमेंट से काम चला लो। ठीक है जी, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ मिलेगा? आपके आसपास मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा, मुझसे बात कर लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मुझसे बात कर लीजिए, 8840648291, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। मैं अगर भेजूंगा तो कितने का भेजूंगा? 500 रुपए का, 499 रुपए में भेजता हूं मैं। मार्केट में मिल जाए आपको, राधे राधे, बहुत बढ़िया बात है, कम में मिल जाएगा। ठीक है, तो मौज ही मौज आपकी। मैं भेजूंगा तो मैं कुरियर चार्ज लगा के भेजूंगा, तो मैं 500 में भेजूंगा। ये है आपको, लेकिन मिल जाएगा, प्रयास करोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, मुझे कोई शौक नहीं है आपको बेचने का। ठीक है जी, चलो ये हो गया। अब थोड़ा सा डाइट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डाइट की बात कर लेते हैं। भाई डाइट क्या होनी चाहिए? आइए, डाइट में आपको क्या करना है? आपको कोल्ड और ड्राई चीजें अवॉइड करनी है, कोल्ड एंड ड्राई जो है अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये रोग कौन सा है? वात का। वात में क्या होता है? वात का गुण क्या होता है? वात का गुण क्या होता है? वायु का गुण क्या होता है?
अगर मैं पूछूं गोदामरी जी, वायु का गुण क्या होता है सन्यासी सर? वो ठंडी होती है और सुखाती है। हवा क्या करती है? आप कपड़ा डालो तो आप, हवा कैसी होती है? ठंडी होती है और सुखाती है, ड्राई कर देती है। अब आपकी बॉडी में ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है, तभी तो घुटने दर्द कर रहे हैं आपके। अब ऐसे में अगर आप ठंडी और खाओगे, बाहर से आइसक्रीम खाओगे, तो क्या होगा? वात और बढ़ जाएगा। जब वात और बढ़ जाएगा तो रणवीर सर की दवाइयां काम नहीं करेंगी, फिर हम आपके किसी काम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, पहली बात। फिर ठंडी चीजें के साथ में सूखी चीजें खा रहे हो। सूखी चीजें क्या होती हैं? अभी आप लोगों ने दिवाली में कुछ सूखी चीजें खाई हैं, जैसे कि पापड़ खाए आपने, जैसे कि आपने चिप्स खाए आपने, जैसे कि आपने बिस्किट्स खाए आपने, जैसे कि आपने वो नमकीन खाई, दालमोट खाई, भुंजिया खाई, बीकानेरी भुंजिया खा ली आपने। ये सब क्या है? ये सब ड्राई है, ड्राई है। ड्राई नहीं खाना, ऑलरेडी सूखा हुआ है आपका घुटना, ऊपर से ड्राई खा रहे हो और सूख जाएगा। तो क्या नहीं खाना? ठंडा नहीं खाना और ड्राई नहीं खाना। कोई भी ऐसी चीज मत खाना जिससे गैस बनती हो, जैसे कि गोभी, फूल गोभी और बंद गोभी दोनों से गैस बनती है। क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर और कैबेज, कॉलीफ्लावर और कैबेज दोनों से गैस बनती है। ये चीजें आपके घुटने के दर्द को बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। दूसरा, छोला राजमा, छोला राजमा, कटहल, बैंगन, भिंडी, घुइया, ये सब आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इन चीजों से गैस बनती है। इन चीजों से गैस बनती है, ये चीजें नहीं खानी है। तीसरा, पंखे के ठीक नीचे नहीं लेटना है। प्रोटीन दीजिए, खूब बड़े मौज से दीजिए साहब प्रोटीन। पंखे के ठीक नीचे नहीं लेटना है, और एसी चला के तो बिल्कुल नहीं लेटना है। और अगर मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, और एक का वात बढ़ा हुआ है, एक का पित्त बढ़ा हुआ है, जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उसको गर्मी बहुत लगेगी, जिसका वात बढ़ा हुआ है उसको हवा से बचना है, तो क्या करें? हो जाता है ना कई बार। ऐसे में क्या करें? एक कह रहा है एसी चलाओ, दूसरा कह रहा है एसी बंद करो। एक कह रहा है पंखा चलाओ, दूसरा कह रहा है पंखा बंद करो। तो जिसको भैया, जिसका पावर ज्यादा हो वो अपनी बात मनवा ले, जिसका पावर ज्यादा हो वो अपनी बात मनवा ले। और दूसरा क्या करे? दूसरा गर्म पट्टी बांध ले, दूसरा घुटने में गर्म पट्टी बांध ले या कंबल ऊपर रख ले घुटने के ऊपर। कई बार होता है ना, वो वाइफ कहती है सर क्या करें, हस्बैंड नहीं मानते, हस्बैंड कहते नहीं, वाइफ नहीं मानती, तो भैया घुटने पे पट्टी बांध लो, क्योंकि इसके अलावा तीसरा कोई उपाय है नहीं। अगर आपको ठंडक लगेगी, अगर आप एसी में रहोगे, अगर आप पंखे के डायरेक्ट नीचे बैठे हो, अगर आपने राजमा छोले खाए हैं, चने की दाल खाई है, तो सुबह आपके घुटनों में दर्द बढ़ा हुआ मिलेगा। हम नहीं बचा सकते आपको। आपको ड्राई और ठंडी चीजों से बचना है। स्कूटी और मोटरसाइकिल की सवारी से बचना है। क्यों बचना है? वात का रोग बढ़ा हुआ है, हवा लगेगी, हवा लगेगी तो वो और सुखाएगा, और सुखाएगा तो दर्द और बढ़ेगा। तो स्कूटी और मोटरसाइकिल की सवारी से बचना है, यानी टू व्हीलर से बचना है, फोर व्हीलर से चलना है आप। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? खट्टा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना। क्या क्या खा सकते हो आप? मैंने कहा तेल से बनी हुई जो भी चीजें हैं वो आपके लिए फायदा करेंगी। तिल का तेल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, ये आपके लिए फायदा करेंगे। आप हलवा खाइए, हलवा। हलवा समझते हो आप लोग? हमारे यूपी में बोलते हैं लपसी। वंदना जी समझती होंगी, अब हमारे लखनऊ की हैं। लपसी, लपसी खाइए आप। लपसी यानी कि वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। दलिया, वेरी गुड, दलिया, वेरी गुड भैया। दलिया, जैसे दलिया बनता है उसी तरह से हलवे का भी बनता है वो, लपसी टाइप का। मतलब थोड़ा सा उसमें घी बहुत फायदा करेगा, इसमें घी आपके लिए बहुत फायदा करेगा। कपासी कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बनता है। तो ये कर सकते हो आप, ठीक है जी, ये करिए आप। तो धनिया खा सकते हैं, सॉरी, लपसी खा सकते हैं इसमें। थोड़ा सा मतलब सेमी सॉलिड टाइप की चीजें जो है वो आपके लिए बहुत फायदा करेंगी। ठीक है जी। और लाइफ स्टाइल टिप्स में क्या होगा? लाइफ स्टाइल टिप्स में क्या होगा? लाइफ स्टाइल टिप्स की अगर बात करें तो गेट प्रॉपर स्लीप। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा? घुटने का दर्द भी बढ़ेगा। गेट प्रॉपर स्लीप, नींद पूरी होनी चाहिए।
और क्या करना है, और मैं हर बार बोलता हूं लेकिन हो नहीं पाता लोगों से, अवॉइड स्ट्रेस एंड ओवर एक्सर्शन। तनाव को दूर रहिए, ओवर एक्सर्शन पूरा तो नहीं कर सकते तनाव को आप दूर, लेकिन तनाव जितना कम करेंगे उतना आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतना कम रहेगा उतना ज्यादा आपके ज्वाइंट सेफ रहेंगे, उतना ज्यादा आपके ज्वाइंट सेफ रहेंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने पूरा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का डॉक्टर बना दिया। अब आप इतनी बातें अगर किसी डॉक्टर से कहेंगे जाकर कि सर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक्सपर्ट हूं, और इतनी बातें उसको सिखा देंगे, तो वो कहेगा आइए मेरे बगल में चेयर डाल के बैठ जाइए आप, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जितना कुछ हो सकता था पढ़ाने लायक, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। आप में से किसी का अगर कोई सवाल हो तो मेरे पास 5-6 मिनट है, आप पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, है ना। कुछ स्पेशल अगर किसी का मन में कोई सवाल हो तो उसके लिए कंडीशन ये है, आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा और अपना हाथ खड़ा करना पड़ेगा, तभी मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। चैट बॉक्स में आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा। किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, किसी का कुछ पूछना है आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस संबंधित, तो बहुत बढ़िया। नहीं पूछना है तो भी बहुत बढ़िया। अच्छा, रीता सोनी जी को पूछना है कुछ, चलिए पूछिए मैडम। अच्छा, ममता जी भी बैठ पूछेंगे कुछ मेरे को, पूछिए मैडम, रीता जी पूछिए। रीता जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, जैसे मेरा भी अंडर एज में ही मतलब कि वो कार्टिलेज और लिगामेंट का प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण हम बहुत जगह दिखवाए सर, बट इसका ग्लूकोसामाइन कैल्शियम विटामिन डी खाते हैं, राहत तो मिलती है, बट गैस बहुत ज्यादा बन जाता है सर, मतलब खाने का मन नहीं करता, इतना ज्यादा गैस बन जाता है। चलिए कोई और बात सर नहीं, एक देखिए। बात और, मेरा ना कभी कभी ना घुटना फंस जाता है सर, मेरा हाँ लेफ्ट वाला जो है घुटना, कभी कभी ऐसा फंसता है कि मतलब सीधा नहीं हो पाता, मतलब बहुत वो मालिश वगैरह करने के बाद फिर से ठीक होता है सर। बिल्कुल, जॉइंट लॉक बोलते हैं इसको, है ना। आपका ज्वाइंट जो है वो लॉक हो जाता है, आपका ज्वाइंट लॉक हो यस जाता है, सर। और लॉक लॉक बेसिकली तभी होता है जब आपकी मसल्स जो है वीक हो जाती है, आपके लिगामेंट्स वीक होने लगते हैं। जब लिगामेंट्स वीक होते हैं, मसल्स वीक होती हैं, तभी इस तरह की समस्या होती है। गैस के लिए देखिए मैं बताऊं मैडम, आपको वात का यस रोग सर। है। गैस आपकी आपकी बॉडी में टेंडेंसी है गैस बनाने की, आप कुछ भी खाएंगे गैस बनेगी ही बनेगी आपको ज्यादा। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो मैंने वात मुक्ति काढ़ा की बात करी है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके शरीर में वात का प्रकोप ज्यादा हो, जिनकी बॉडी में वात बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो। तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे बात कर लीजिएगा, मैं आपको यहां से भेज दूंगा आपको, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा अपने आसपास। इसको साथ में लेके चलेंगे। अगर मैंने बताया ना कि अगर वेलनेस के सर लिए ले नंबर रहे हैं, चाहिए थी। नंबर दिया तो था, आप कहाँ थी अभी तक भाई। 8840 मैंने बताया तो था, लिखवाया तो था नहीं आपको। देखे। डायरी वायरी पेन लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। हाँ लिए हुए थे। लिए हो तो लिखो सर फिर, मैं डबल लिख एट लेती हूँ। 8840 8840 6482 6482 91। 91। थैंक एक यू। बार रिपीट करिएगा सर, एक बार अरे रिपीट डबल करिएगा सर। डबल 8840 6482 91। ये देखो कितना बढ़िया कविता जी ने लोगों नोट करके रखा हुआ नंबर। चैट बॉक्स में आ गया है, अब वहां से ढूंढ लीजिए, है ना, फिर मुझसे पर्सनल बात कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी ममता जी, क्या पूछना है आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी दिवाली सर। मोदी मॉर्निंग, आ, हैप्पी दिवाली। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो वात मुक्ति काढ़ा है वो साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी दे सकते हैं क्या, जैसे ग्लूकोसामाइन कैल्शियम वहां पे बिल्कुल भी दे रहे हैं, बिल्कुल टर्मरिक बिल्कुल दे सही रहे कह हैं। रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी मैं होता है मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में शैटिका का सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है। तो शैटिका के लिए बेसिकली एकांगवीर रस आता है आयुर्वेद में। तो अब अभी मेरा 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 दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है बेसिकली कि लोगों को हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, और सप्लीमेंट्स बने होते हैं वेलनेस के लिए, और देते जनरली हम इलनेस में हैं। और इलनेस में देने की वजह से कई बार क्या होता है, हमें रिस्पॉन्स मिलता है, कई बार रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है। तो जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मैं अगर, भाई मैं आपको गाइड करता हूं, आप किसी और के पास जाते हो, ठीक है। तो किसी से अगर हम 4 पैसे ले रहे हैं तो उसको हम रिजल्ट दें, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसको हम रिजल्ट दें, ठीक है। बिजनेस तो होता रहेगा, रिजल्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
तो उसके लिए एक प्रोडक्ट आता है एकांगवीर रस। एकांगवीर रस का ब्रांड नेम आता है सियाटिकम, CIATUM, सियाटिकम ऐसे कोई नाम है, CIA। हाँ, मैं भेज दूंगा ममता जी आपको, उसका फोटो भेज दूंगा मैं। उसको आप जब शैटिका में किसी को दे रहे हैं तो वात मुक्ति काढ़ा शैटिकम और उसके साथ में फिर कैल्शियम D3 और टर्मरिक देते हैं साथ में, तो रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। देखिए हमारे पास में इसी तरह कोई किडनी स्टोन के लिए पूछता है हमसे कि सर उनको किडनी स्टोन है, बताइए क्या दे दें। तो किडनी स्टोन में हमारे पास में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है किडनी स्टोन का। अब किडनी स्टोन का प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो फिर किडनी स्टोन में हमारे पास में जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि स्टॉर्टम आता है, एक आता है, वो साथ में दे देंगे किडनी रीजन के, तो रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। अब आप सोचें सिर्फ किडनी रीजन दे दें अकेले, उससे एक स्टोन निकल जाए, तो सिर्फ किडनी रीजन से स्टोन नहीं निकलेगा। तो ये लगता है कि उसके तो 1,000 रुपए चले भी गए और हमने स्टोन भी नहीं निकाल पाए उसका। तो ये फिर तकलीफ होती है। मतलब जो कॉन्सेप्ट दिमाग में मेरे चल रहा है, पता नहीं मैं सही हूं कि गलत हूं, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन उसके साथ में अगर आपने 1,000 रुपए का किडनी रीजन दिया और 100-200 रुपए की मान लो आयुर्वेदिक औषधि कोई भी लगा दी और उसका किडनी स्टोन निकल गया, तो उसके 1,000 काम में आ गए, उसके 1,000 यूज में आ गए। अदरवाइज कुलदीप क्या हुआ, उसके 1,000 चले गए, डूब गए। किसी का 2 रुपए भी अगर आ रहा है तो 2 रुपए का बदले हमें 2 रुपए देना है उसको बदल के पलट। मेरा कॉन्सेप्ट ये है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी को 2 रुपए भी लिए हैं आपने, तो उसको 2.25 रुपए 2.5 रुपए का काम करके दोगे तो तुम्हें दुआएं भी मिलेंगी और तुम्हारा जो पेशेंट है या जो भी प्रोस्पेक्ट है या कंसल्टेंट है जो भी, वो रिटेन करेगा तुम्हारे साथ में। वरना एक बार तो किडनी रीजन बेच दोगे उसको, क्रैनबेरी के साथ में बेच दोगे। हाँ जागृति जी, होती ही होती है, मेनोपॉज के बाद में समस्या बढ़ेगी बढ़ेगी। कैल्शियम बेसिकली बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत कम होता है ना, तो उसकी वजह से मेनोपॉज के बाद में दर्द बढ़ता ही बढ़ता है। चलिए जी, कुछ पूछ रहे हैं भारती मैम, कुछ पूछ रही है सर। जी भारती जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। बस हम क्लोज कर रहे हैं, बस 1 मिनट क्लोज कर, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सुस्मिता आप मोदी तो के पर्चे तो पूछ लेना। हाँ हाँ जी मोदी के भारती जी, गुड मोदी गुड मॉर्निंग मेरे मैम। घुटनों का दर्द है। मैंने कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और ग्लूकोजामाइन D3 तीनों प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन उनको ज्यादा फर्क नहीं हुआ। और जो घुटनों के जो निचला भाग होता ना, वहाँ गांठ जैसा कुछ हो गया है, तो उसमें कौन सा सप्लीमेंट ऐड करें हम? अब ये यही बात मैं उतनी देर से यही सच समझा रहा हूँ। मैं लगता है मेरी हिंदी बहुत कमजोर है। मैंने यही तो समझाया कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो सप्लीमेंट्स उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। अब यही बात हम लोग कर रहे थे। उसके लिए आपको आयुर्वेद का सपोर्ट लेना पड़ेगा मैम, उसके लिए आपको आयुर्वेद का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी नंबर नोट कराया है आपको, उस नंबर से मुझे आप व्हाट्सएप में हेलो लिख के भेज दीजिए। मैं आपको, और वो फोटो भेज दीजिए जिस घुटने की आप बात कर रहे हो, उस घुटने की फोटो भेज दीजिए मुझे। तो उससे मैं अंदाज लगा लूंगा कि इसमें क्या कौन सा आयुर्वेद का प्रोडक्ट देना पड़ेगा। क्योंकि सप्लीमेंट तो आप लगा चुके हो, ग्लूकोसामाइन दे रहे हो, कैल्शियम दे रहे हो, D3 दे रहे हो। आप अगर चाहो तो आप वहां पर टर्मरिक दे सकते हो, उसका शिलाजीत दे सकते हो। दर्द हुआ जो हुआ था ना, उस वो तो कम हो गया, लेकिन वो जो गांठ जैसा कुछ निकला है ना, और वो भी आ गया है। मुझे मैडम फोटो भेजोगे तभी मैं दिखा पाऊंगा, उसको बता कोई पाऊंगा। बात नहीं, मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप में, मेरा मेरे पास व्हाट्सएप नंबर है आपका, वो मैं उसमें सेंड करूंगी आपको। थैंक बहुत यू बढ़िया, सर। मुझे फोटो। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ सुष्मिता क्या पूछना है, अच्छा फटाफट पूछ लो, ये बस मुझे लगता है। गुड जी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर बस मैं गुड। जानना चाह रही थी कि जिनका नी रिप्लेसमेंट हो गया है, मतलब मान लो एक पैर भी अगर हाँ होता है और उनको स्ट्रेंथ नहीं है पैर में लगता है, तो उनको क्या ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम D3 देने से रिलीफ? ग्लूकोसामाइन तो किसी भी मतलब पर ही रह गया ना, वहां पर तो कार्टिलेज तो बात बात ही काट, मतलब ऊपर जब स्टील लग गई तो उसमें कार्टिलेज कहाँ रह गया। नहीं, अदर लेग अच्छा अदर लेग पे दूसरे वाले एक में, हाँ एक पैर बिल्कुल हुआ बिल्कुल होगा बस। दूसरा। हाँ अच्छा एक ही का हुआ है, हाँ बिल्कुल दीजिए। हाँ। देना ही चाहिए क्योंकि दूसरा वाला तो डैमेज हो ही जाएगा, पक्की बात है, उसको बचा लीजिए आप। अच्छा ठीक है, मतलब प्रोटीन भी ऐड करने की जरूरत है कि कैल्शियम D3 और बिल्कुल विटामिन बेटा, सी? बेटा मैंने जितने प्रोडक्ट्स बताए हैं सारे ऐड करने की जरूरत है, अगर उसकी क्षमता हो देने की। अगर वो 10,000 रुपए खर्च ठीक, कर सकता है, सारा दे दो आप जितना मैंने दिखाया। नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। ठीक ठीक है, है सर, थैंक यू। आराम जी से जी। दो, आराम से उसको कोलेजन दो, उसको ग्लूकोसामाइन दो, उसको टर्मरिक दो, उसको शिलाजीत दो, उसको अश्वगंधा दो। फायदा ही करेगा, नुकसान कोई नहीं करेगा। ठीक है जी। जी सर, जी चलो, सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। चलिए थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज अच्छा लगा होगा। हाँ विपिन जी पूछिए ना, कहाँ हो आप वीडियो ऑन करके तभी बात कर पाएंगे, आपसे कैसे बात करना है बताओ, क्या तरीका आपसे बात करने का। अच्छा आप आ गए हो, वेरी गुड। चलो विपिन जी पूछिए, पूछिए विपिन जी। सर मेरे एक कस्टमर थे, उनको मैं प्रोडक्ट दिया था,
हाँ तो उनको कोई रिजल्ट मतलब अर्थराइड में नहीं आ रहा है। मतलब 5-6 मैंने प्रोडक्ट दिए थे, नोनी जूस और ग्लूकोजमाइन, विटामिन D3, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और पेन ऑयल, और इसके बाद ग्लूकोजमाइन, क्रिल ऑयल। तो 3 महीने हमने उनको दिया बट उनको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसी इसी वजह से विपिन जी, मेरी जो उतनी देर से बातचीत चल रही है ना बेटा, वही बात चल रही है। अनमोल जी, जी। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे तो आपको, मेरी बात जो चल रही है विपिन, उतनी देर से यही बात तो चल रही है ना कि हम जो लोगों से 5-5, 6-6 हजार आपका प्रोडक्ट कितने का बना था? ऑलमोस्ट 4-5 हजार का बना होगा आसपास। 4500 का। विपिन बताइए, कितने का प्रोडक्ट था? उसको जो दिया था प्रोडक्ट आपने, कितने पैसे को दिया था प्रोडक्ट आपने? 4500 का सर। कितने का? 4,500 का? जी सर। हाँ, तो देखिए ना, आपने 4500 रुपए उसको दिए। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए आप लोग, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए मोदी केयर को। 4500 रुपए के आपने उसको प्रोडक्ट दिए, आपने 3 महीने से 4 महीने उनको प्रोडक्ट चलाए, यानी कि कुल मिला के आपने क्या कर दिया, उसका 20,000 रुपए यूज कर लिया। और 20,000 रुपए यूज करने के बाद भी उसको कोई परिणाम नहीं मिला। अब बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग पर से उसका भरोसा बना रहेगा या उठ जाएगा? उठ जाएगा भरोसा। अब कल को उसके पास में वीरेंद्र बाबू पहुंचेंगे लेके यही सब कुछ, तो वो क्या कहेगा? कहेगा नहीं भैया, हमको नहीं खाने ये सब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सप्लीमेंट्स को सप्लीमेंट्स की जगह पर यूज करिए, सप्लीमेंट्स को वेलनेस में यूज करिए। सप्लीमेंट्स को अगर इलनेस में बेटा यूज करना चाहते हो, तो इलनेस के लिए फिर मेडिसिन आती हैं, कोई ना कोई मेडिसिन आपको साथ में लगानी पड़ेगी, जिससे हम बेहतर रिजल्ट ले पाए। अदरवाइज होता यह है कि पैसे ज्यादा लोगों के लग जाते हैं, परिणाम उनको हम नहीं दे पाते। तो सर ठीक है ना? मेडिसिन में क्या दे सकते मेडिसिन हैं में और? मैंने बोला तो था बेटा, वात मुक्ति काढ़ा अभी मैंने बोला आपसे। आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको और क्या क्या देना है। ओके ठीक सर। है? थैंक चल, यू सर। थैंक यू विपिन, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन हो सकता है 1-2 दिन के बाद हम करेंगे, आपको सूचना मिल जाएगी। जिस तरह से आज सूचना मिली उसी तरह से उस दिन भी मिल जाएगी। मेरे स्टेटस पे आप देखते रहेंगे तो आपको स्टेटस पे मेरा मिल जाता है कि हम नेक्स्ट सेशन कब करने जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।